करंट एट 2 सेकेंड का मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस या एवरेज? इंस्टेंटेनियस, और सेकेंड वाला एवरेज निकालना है। करो सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही करवाया था। रूपम प्लीज बात मत करो। हम्म। करो डिफरेंशिएट फटाफट। अरे आंसर दो इधर, आंसर। डेरिवेटिव कितना आया? 2t। टी का वैल्यू कितना रख देंगे? 2 सेकेंड। कहाँ पे? ओ अच्छा, हाँ यहाँ भी तो 1 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा फिर? 6 क्या? ठीक है। माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। इनकन्वीनियंस कॉज्ड इज डीपली रिग्रेटेड, है ना? और इससे ज्यादा क्या बोलूं? असुविधा के लिए खेद है। बंगाली में आई एम स्टिल लर्निंग। सीख लूंगा तो कुछ दिन में बंगाली में भी बोल लूंगा। चलो ये बताओ, फर्स्ट 3 सेकेंड्स मतलब किधर से किधर? 0 से 3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? क्यू का वैल्यू एट 3 सेकेंड माइनस क्यू का वैल्यू एट 0 सेकेंड अपॉन 3 माइनस 0। तो ये निकालने के लिए टी का वैल्यू 3 रखो, ये निकालने के लिए टी का वैल्यू 0 रखो ओरिजिनल फंक्शन में। ये कैसे निकालेंगे? इस बार करंट देके चार्ज फ्लोन पूछा है, इंटीग्रेट करोगे। Q इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन आई डी टी।
फर्स्ट 2 सेकेंड्स मतलब कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे? 0 से 2, और यहां पे इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे? 2 से 4। ये दो इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए। आई की जगह पे क्या लिख दोगे? टी स्क्वायर प्लस करंट देंगे, चार्ज फ्लोन पूछेंगे तो इंटीग्रेट करना है, चार्ज देके करंट पूछेंगे तो डिफरेंशिएट करना है इंस्टेंटेनियस के लिए। ठीक है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना? लिमिट्स कहां से कहां? 0 से 2। 1 का इंटीग्रेशन 1/3 को बाहर ले लो, कितना हो जाएगा? अरे क्या लड़ रहे हो पीछे? सानिया, रिया, श्रेया, क्या बात हो गई? इंटीग्रेशन का रिजल्ट तो सेम ही आएगा, बस लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। तो ये कितना आ जाएगा? 62/3 प्लस ये कितना आ जाएगा? अच्छा, टोटल ही कह रहे हो? ठीक है, यूनिट कूलम। हो गया लिख के? किसको? तीनों को? आओ आगे आओ। किसका फोन बज रहा है? साग्निक, साइलेंट पे करो, क्लास में बैठे हो। लिखो वो क्वेश्चन फटाफट, आंसर दो।
कैसे निकाला करंट थ्रू ए? tan थीटा। क्यों स्लोप निकालेंगे? क्यूटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? करंट। तो ए ने एंगल 30 बनाया है, तो आप ए के लिए करंट कितना निकालोगे? tan 30 कितना होता है? तो आई वी बाई आई ए कितना हो जाएगा? चलो सॉल्व करो। आईटी ग्राफ से चार्ज फ्लोन कैसे निकालेंगे? एरिया। चार्ज फ्लोन इंटीग्रेशन आई डी टी होता है। इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द कर्व। तो आप चार्ज फ्लोन के लिए क्या निकालोगे? एरिया। जीरो से 2 सेकंड का एरिया निकालो, फिर 2 से 5 का निकालो, 5 से 7 का निकालो, और फिर सबको ऐड कर दोगे तो 0 से 7 का मिल जाएगा। नीचे वाला एरिया कैसा लोगे? नेगेटिव। ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव। एक्सिस के नीचे एरिया कैसा होता है तौफीक? नेगेटिव नहीं होता है क्या? कल एग्जाम देने जाना है। अरे तो ये नहीं है तो बेसिक भूल जाएंगे क्या? आप ये मुझे बताओ,
नीचे का एरिया निकालोगे तो ये कितना लोगे 2, पर ये कितना लोगे तो कितना आएगा वो, तो एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव आएगा। चलो इधर आंसर दो, ये एरिया का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, बेस कितना है, हाइट कितना है, आंसर कूलम या मिली कूलम, करंट किसमें है, 2 से 5 में क्या फॉर्मूला, L इंटू बी, तो L कितना है 3 और हाइट कितना है 4, कितना हो जाएगा 12 मिली कूलम। 5 से 7 में ये वाला निकालो, 0 से 7 में क्या करेंगे, सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 16 माइनस 10, आया समझ में। क्वेश्चन में पूछते 0 से 5 में क्या आंसर देते, कितना हो जाता वो 16। ये ऐसे कुछ ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, ठीक है। कहानी में बस आपको इतना याद रखना है कि स्लोप ऑफ QT ग्राफ गिव्स व्हाट, करंट, और एरिया अंडर IT ग्राफ गिव्स व्हाट, चार्ज फ्लोन। ये दो बातें याद होनी चाहिए ग्राफ के रिस्पेक्ट में। यही समस्या, हम बोर्ड पे घूमते ही यहां तक समझ आया, लिख लिया, आगे सुनो। इतनी हिम्मत, गजब हाल है। चुप हो जाओ अभी, अलग से बोलना पड़ेगा क्या रूपम, खाली सॉरी 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 चिल्लाना जानते हो, आप लोग का सॉरी कुछ मीन करता है क्या, इट्स जस्ट अ वर्ड। आगे सुनो, हमें इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड की बात करनी है, ठीक है। ड्रिफ्ट जानते हो क्या, कार वाला ड्रिफ्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी ऐसा कट मारेगा क्या,
कुछ लिखना मत, आंसर्स देते जाना बस। ये कोई मेटल का टुकड़ा है, कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर्स की खास बात क्या होती है, उनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन सिंपल है मेरा, ये इलेक्ट्रॉन्स रुके होंगे या मूव कर रहे होंगे? मूव कर रहे होंगे, रुके हुए नहीं होंगे। मूव करने के लिए एनर्जी कहां से आई? हीट एनर्जी। कौन हीट कर रहा है? मैंने अभी हीट तो दिया नहीं। सराउंडिंग का जो रूम टेम्परेचर का जो हीट है, उसकी एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन अंदर रुके हुए नहीं होंगे, घूमेंगे। आ रहा है बात समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि कैसे पाथ में घूमेंगे, तो आपका आंसर होगा रैंडम जिगजैग पाथ में। उसी रैंडम जिगजैग पाथ को हम लोग क्या नाम देते हैं? ब्राउनियन मोशन होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन की अभी क्या फील्ड लगाई है मैंने, इसके अक्रॉस कुछ भी नहीं। अगर सिर्फ एक, अच्छा ये क्या आपस में कोलाइड भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को बस हम देखें, तो सपोज वो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये ऐसा उसका रास्ता क्यों बदल गया? कोलिजन्स की वजह से। आ रहा है बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हुआ, मूव करने की एनर्जी रूम टेम्परेचर से आई, तो यहां पे ये रैंडम जिगजैग पाथ में घूमेगा। अभी हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो क्या होगा? क्या अभी भी ये ऐसे ही, अच्छा इसको हम कहते हैं रैंडम मोशन का पाथ है। फील्ड अगर लगा दें तो आप बस मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज फील्ड के अलोंग मूव करेंगे या फील्ड के ऑपोजिट? ऑपोजिट। सपोज हमने बैटरी ऐसी कनेक्ट करी, ये लेफ्ट वाला टर्मिनल कैसा होगा? ये वाला। ये पॉजिटिव का मतलब ये कैसा पोटेंशियल है? हाई। और ये नेगेटिव का मतलब ये कैसा पोटेंशियल है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां सेटअप होगी? हाई से लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसमें बनाएंगे किधर से किधर? लेफ्ट से राइट की ओर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही क्या ये रैंडम मोशन करना बंद कर देगा? नहीं, रैंडम मोशन बंद नहीं करेगा। आ रहा है बात समझ में? अब वो रैंडम मोशन भी करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ड्रिफ्ट होगा या ऑपोजिट? ऑपोजिट। तो अब उसका रिजल्टिंग पाथ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा। आ रहा है बात समझ में? इस पे फोर्स कहां लगेगा? Q इंटू ई, पीछे। तो ये ड्रिफ्ट भी किधर की तरफ होगा? पीछे की तरफ। थोड़ा सा इसका पाथ ऐसा, अरे तो अब इस वाले में हम बोलते हैं इसमें वो दोनों मोशन कर रहा है, रैंडम मोशन भी कर रहा है साथ में, प्लस ड्रिफ्ट करेगा अलोंग द फील्ड, ऑपोजिट टू द फील्ड, ऑपोजिट टू द फील्ड। आया बात समझ में? अब ये जो रैंडम मोशन की स्पीड है, जो वेलोसिटी होती है, उसका ऑर्डर होता है 10 पावर 5 मीटर्स पर सेकेंड। आ रहा है बात समझ में? लेकिन जब वो ड्रिफ्ट करने लगेगा तो यही स्पीड बहुत कम हो जाती है। अच्छा एक क्वेश्चन ये है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करंट आती है? तो अगर यहां पे इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, करंट क्यों नहीं फ्लो हुआ? वायर का टुकड़ा काट के रख दूं, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की मोशन से करंट आना चाहिए। तो उस वायर के टुकड़े को जब काट के रख देंगे, क्या उसमें भी करंट फ्लो हो जाती है? नहीं। क्यों करंट नहीं आएगी? पोटेंशियल डिफरेंस रीजन नहीं है। आर्ग्यूमेंट मेरा यह है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मोशन ऑफ चार्जेस को ही करंट बोलते हैं, करंट क्यों नहीं आएगी इवन दो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं? क्या रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? तो आप एज्यूम करो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो ऊपर गए तो दो नीचे भी जाएंगे, दो लेफ्ट में गए तो दो राइट में भी जाएंगे।
अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उस रैंडम डायरेक्शन में मोशन की वजह से कोई करंट नहीं आएगी। करंट तब आएगी जब इलेक्ट्रॉन्स एक साथ में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। आ रहा है बात समझ में? पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए, गाइड करने के लिए पोटेंशियल चाहिए होगा। तो जब हम पोटेंशियल लगाते हैं, अब ये रैंडम मोशन करते करते कलेक्टिवली पीछे की तरफ ड्रिफ्ट भी होंगे, तो जब इनका कलेक्टिवली एक गाइडेड मोशन होगा तब करंट आएगी इसमें। इतना बात समझ पाए? ठीक है। अब देखो क्या क्या समझना है आपको, क्या क्या लिखना है। लिखने वाला पार्ट मैं डिक्टेट करवा दूंगा। अरे ऐसे कैसे? अरे बाप रे, चलो यहां सुनो पहले। इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं होंगे, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कैसे डायरेक्शन में? रैंडम डायरेक्शन में। क्यों मूव करेंगे रैंडम डायरेक्शन में? ड्यू टू थर्मल एनर्जी। कहां से मिल रही है उसको? रूम टेम्परेचर से। ये जो रूम टेम्परेचर से एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन को, उसकी वजह से उसकी स्पीड का ऑर्डर कितना होता है? 10 पावर 5 से 10 पावर 6। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसीलिए इनकी मोशन की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। पहली बात आया समझ में? जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगने लगेगा, ऑपोजिट टू द फील्ड लगेगा, और इसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स फील्ड के ऑपोजिट में ड्रिफ्ट भी करेंगे। क्वेश्चन ये है कि यहां पे मैंने लिखा है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, जब फील्ड आ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ पैराबोलिक हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन पाथ क्यों नहीं होगा? ये ऐसा पैराबोलिक पाथ क्यों होना चाहिए? ये जो रैंडम मोशन है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही लगाया, अब ये स्ट्रेट लाइन मोशन ना होके पैराबोलिक मोशन हो जाता है। क्यों? फोर्स पीछे लगने से क्या? आप ऐसे समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज पढ़ाई थी मैंने। अरे टॉर्क नहीं, कहां टॉर्क? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने कुछ ऐसा पढ़ाया था, ऊपर में पॉजिटिव प्लेट थी, नीचे में नेगेटिव प्लेट थी, और इसके अंदर में हमने सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज को ऐसे फेंक दिया, तो इसका पाथ क्या अब पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरफ ऐसे आएगा। क्या ये पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी में आता था? ध्यान देना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज राइट में है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इधर लगेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जो आगे या पीछे मूव कर रहे होंगे, इन पे तो फोर्स कहां लगेगा? पीछे ही लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या रैंडम डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को इसी डायरेक्शन में तो नहीं मानेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या ऊपर नीचे भी जा रहे होंगे। तो जब मोशन फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो पाथ कैसा होगा? कर्व्ड होगा। आ रहा है बात समझ में कि क्यों वो पैराबोलिक पाथ में जाएगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ में सिर्फ तभी जाता जब मोशन इलेक्ट्रॉन्स का एक फिक्स डायरेक्शन में होता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में है, तो कुछ फील्ड के अलोंग मूव कर रहे होंगे, वो ऑपोजिट टू द फील्ड जाएंगे। कुछ फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे होंगे, वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी में जाएंगे। आया समझ में? ठीक है। अरे बाप रे, तो यही लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में पाथ कैसा होगा? पहले तो पैराबोलिक हो जाएगा, और कलेक्टिवली कहां ड्रिफ्ट करेंगे? वो फील्ड के ऑपोजिट। अब गाइडेड मोशन एक डायरेक्शन में होगा, तो उसकी वजह से हमारे कंडक्टर में क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा। इतना बात समझ पाए? ड्रिफ्ट स्पीड का जो फॉर्मूला यूज करना है वो हो जाएगा E इंटू कैपिटल E इंटू टाउ बाय M। अब इसमें कुछ टर्म्स आपको समझने हैं। इलेक्ट्रॉन की जिंदगी में एक ही काम है, कितना काम है? एक ही काम है, कोलिजन करना।
आ रहा है बात समझ में? दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम बीतेगा वो उसका रिलैक्स करने का टाइम होगा। कौन सा टाइम होगा? रिलैक्स करने का। उसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। क्या है रिलैक्सेशन टाइम? दो कोलिजन के बीच में जो टाइम बीत गया उसी टाइम को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम। हो सकता है किसी इलेक्ट्रॉन का अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स क्या अलग अलग रिलैक्सेशन टाइम होगा सबका। सभी का एवरेज निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इतना बात समझ पाए? दो कोलिजन्स के बीच में क्या अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डिस्टेंस चलेंगे। किसी इलेक्ट्रॉन का कोलिजन जल्दी हो गया तो वो थोड़ा डिस्टेंस चलेगा, किसी का कोलिजन बहुत देर बाद हुआ तो वो ज्यादा डिस्टेंस चलेगा। अब दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया है उसको हम बोलेंगे फ्री पाथ। क्या बोलेंगे? फ्री पाथ। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का फ्री पाथ अलग अलग होगा, सभी के लिए एवरेज निकालेंगे तो उसी को हम बोलेंगे मीन फ्री पाथ। क्या बोलेंगे? मीन फ्री पाथ। दो टर्म समझने हैं, एक तो रिलैक्सेशन टाइम और दूसरा फ्री पाथ। रिलैक्सेशन टाइम मतलब कौन सा टाइम? दो कोलिजन के बीच का इंटरवल। आया बात समझ में? फ्री पाथ मतलब दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया है। आया बात समझ में? सब इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्स करने का टाइम अलग अलग होगा, सभी की वैल्यू को एवरेज कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टाउ। और टाउ ही हमारा क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इतना बात समझ पाए? तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे? ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। ये ई होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एम होगा इलेक्ट्रॉन का मास, कैपिटल ही ई होगी जो फील्ड लगाई है, और टाउ क्या हो जाएगा? रिलैक्सेशन टाइम। आप मटेरियल चेंज करते जाएंगे, रिलैक्सेशन टाइम बदलता जाएगा। इतना बात समझ पाए? अब वेक्टोरियली इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट क्या फील्ड के ऑपोजिट हो रहा है, तो इसीलिए हमने वीडी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में कौन सा साइन लगाया है? माइनस साइन। वेक्टोरियली ड्रिफ्ट स्पीड में क्या लगाएंगे हम? माइनस। ये माइनस साइन समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके आगे सुनना। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी। क्या बोलेंगे? मोबिलिटी। तो वीडी बाई ई को ही हम बोलेंगे मोबिलिटी। वीडी का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था? ई इंटू कैपिटल ई टाउ बाय एम। इसी ई को नीचे लेके आ जाए तो ये मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ई टाउ बाय एम। यहां पे ध्यान देना, ई क्या कांस्टेंट है। एक बार मटेरियल फिक्स कर लिया तो क्या रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट हो गया। मास के कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दो चार्जेस इमेजिन करो कंडक्टर के अंदर में। मोबिलिटी मतलब कितना फास्ट मूव कर पाएगा या कितना स्लोली मूव करेगा। मास अगर ज्यादा हुआ तो मोबिलिटी कैसी हो जाएगी? कम। मास अगर कम हुआ तो मोबिलिटी ज्यादा। हाथी तेज दौड़ेगा कि कुत्ता? क्यों? मैं दो अलग अलग चार्जेस की बात कर रहा हूं। सपोज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों है तो किसका मोबिलिटी ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। ओ इधर मुड़ मत जाना अगली बार। यहां सुनो, टाइम डिस्टेंस और स्पीड में क्या फॉर्मूला है? इधर सुनो, ये जो टाइम है इसी को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? रिलैक्सेशन टाइम से। इसी डिस्टेंस को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? फ्री पाथ से। और इसी स्पीड को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? ड्रिफ्ट स्पीड से या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो रिलैक्सेशन टाइम का जो एवरेज वैल्यू था उसको किससे डिनोट करा था हमने? टाउ से। मीन फ्री पाथ का जो एवरेज वैल्यू होगा उसको हम डिनोट करेंगे लैम्बडा से। तो हम इन तीनों में क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं? टाउ इज इक्वल टू लैम्बडा बाय। इतना समझ पाए? ठीक है, अब लिखते जाओ।
थोड़ा सा ये भी सुन लो, ये समझ आ रहा है कैसे लिखा टाउ इज इक्वल टू लैम्बडा बाय वी आर एम एस। वो जो ये ऑर्डर आता है ना रूम टेम्परेचर का, वो केटीजी वाले फॉर्मूले से ही आता है, √3 kT/m से। ठीक है, अच्छा यहाँ सुनो, चलो उस पर मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। टाउ को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा बाय वी आर एम एस। ये फॉर्मूला आएगा कैसे, एन ये है, एन का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, यूनिट क्या है, क्या पर मीटर क्यूब है। तो मेटल्स में जनरली ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत बड़ा नंबर होता है, 10⁻28 होता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी होने से जो हमारा ड्रिफ्ट स्पीड है उसका वैल्यू कम आता है। आपको ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर याद रखना है, कितना है ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर, 10 पावर ऑर्डर -4 है, और स्पीड कितनी है, 10 पावर -4। थर्मल एजिटेशन की स्पीड का ऑर्डर क्या था, 10 पावर 5 या 10 पावर 6, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा है। इसका डेरिवेशन तो मैं ही भूल गया, मैं सोच के बताता हूं। अच्छा ये बताओ, आरएमएस स्पीड अगर ज्यादा होगा तो रिलैक्सेशन टाइम कैसा होगा, ज्यादा स्पीड में मूव करेंगे तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम गिर जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम गिरेगा तो ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यही लिखा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आरएमएस स्पीड बढ़ेगी, फ्री पाथ घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, और ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या होगा, घट जाएगा। इतना समझ पाए, लिखना शुरू करो, चलो डिक्टेट कर रहा हूं मैं। ऐसे कैसे, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी ही, आपके पास एनर्जी ज्यादा होगी तो मर मर के दौड़ोगे कि तेज, ऑब्वियसली तेज। लिखो फटाफट बिना बात किए। डायरेक्शन आज से थोड़ी कर रहा हूँ, मैं अपने 11-12 से ही कर रहा हूँ, क्या करूँ। एजिटेशन, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, कहीं और थर्मल एजिटेशन लिखा होगा मे बी, वो ड्यू टू थर्मल एनर्जी है। In absence of electric field, electrons move inside the conductor in random direction due to thermal energy from room temperature. अरे लिखो लिखो लिखो।
करंट। क्यू ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई। हम्म। हाँ, फोटो भी बनाओ। हम्म। इलेक्शन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स। नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन रिजल्टिंग इन अ करंट। वो क्रॉस सेक्शन है। वो एम मास है। अरे तौफीक, एम है वो। जीरो, बाहर में जीरो है।
रूपम रख दो फोन, ऐसे पढ़ोगे इसीलिए नहीं हो रहा है। कब पढ़ोगे सीरियसली? आज से थोड़ा भगवान से डरो। मुझसे तो नहीं डर रहा है कोई, भगवान से डरो। थोड़ा जूम करें। कहाँ तक लिखा है? यहीं तक लिखना है। ये डेरिवेशन अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे आता है, अभी बस फॉर्मूला लिखना। प्रिंट आउट मेरा बैकअप प्लान है। जैसे ही मुझे लगा कि आपके स्कूल वाले बहुत ज़्यादा तेज हो रहे हैं तो 12th में मेरे पास सबका प्रिंट आउट है, फटाफट प्रिंट आउट पकड़ाने लगूंगा। बट जब तक मैं आगे चल रहा हूँ तब तक लिखो। बहुत दिन नहीं चल पाऊंगा मैं आगे जैसा आपके स्कूल वाले हैं। करंट हो गया स्टार्ट। अनिमिता आपके स्कूल में क्या चल रहा है? खत्म? वो लोग हाईली एफिशिएंट है ना, इसीलिए एक एक दो दो दिन में चैप्टर खत्म कर देते हैं। इतना झूठ मत बोलो। अरे तो कोई गलत प्रोनाउंस कर दे तो उसको नहीं आ रहा है क्या? ज्ञान नहीं है क्या? आप एक बार गूगल लेंस से बाहर के एक बार गूगल का सॉल्यूशन देख लीजिएगा, पूरा सेम आता है। m बाई एनी स्क्वायर रो। हाँ, मोबिलिटी म्यू है। बड़ा बड़ा बात खाली करते हो, स्कूल में भी नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ पे पढ़ा रहे हो, यहाँ पे कौन सा तीर मार दे रहे हो? आप लोग ना एक्सक्यूजेस कम ढूंढो, थोड़ा अपने अंदर झांको। सब आप लोग ढूंढते रहते हो, किसको ब्लेम कर दूं आज? एग्जाम खत्म हुआ तो मेरे पे डाल दोगे ये नहीं पढ़ाया था, पूरा उसी में से आ गया है ना। स्टैंडर्ड। आपका नंबर बहुत अच्छा आ गया तो हमने मेहनत बहुत करी, टीचर ने ठीक ही ठाक पढ़ाया था, है ना। नंबर नहीं आया तो उसी की गलती है, आ गया तो मेरा मेहनत है। बहुत ही ज्यादा इजी था इस बार पेपर, पिछले बार बहुत ज्यादा मुश्किल था, इस बार बहुत ज्यादा इजी है। फिर से 720 में 720 मारेगी भीड़, 15-20 लोग आ ही जाएंगे मिनिमम। था पेपर वैसा 720 में 720 लाने लायक, फास्ट अगर स्पीड है तो हो जाता, बहुत मुश्किल नहीं था। आयशी की स्पीड फास्ट रखो, जाना है ना नीट देने।
राजन्या इनकॉग्निटो हो गई है एग्जाम के बाद। शी इज नोवेयर टू बी फाउंड। मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही मिस्टर इंडिया हो गए एग्जाम के बाद। हम नहीं पहचानते आपको। मैंने मैसेज करा, अभी वो डबल टिक भी नहीं हुआ है। एक से पूछा एग्जाम कैसा हुआ है, तो आया ठीक ठाक हुआ है। फिर मैंने पूछा कितने का अटेम्प्ट हुआ है, तब से कोई रिप्लाई नहीं है। इस बात को 4-5 दिन हो चुके हैं। नहीं, लाइव दी एंड तो मत करो, है ना। कुछ और पढ़ लो यार। तो वैसे भी जिस देश में रह रहे हो ना, कभी भी मौत आ सकती है, किधर भी। दुनिया खत्म है, बस हो ही रहा है। ऐसे ही 12 में भी हो रही थी, मूवी बन गई थी 2012 डिजास्टर पे। हम लोग देखते थे, यही सोचते थे आ जाए इतना बड़ा सुनामी खड़गपुर में भी। कुछ नहीं हुआ, फेल अलग हो गए 2-3 एग्जाम में, कि सब तो खत्म ही हो जाएगा तो क्यों पढ़े। लाइन से बैक्स लगी है उधर। लिख लिया यहां तक? ठीक है। अगला हेडिंग लगाना, रिलेशन बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड। इसका डेरिवेशन पूछेंगे। रिलेशन बिटवीन करंट, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड। अब ये ड्रॉपर बैच का नोट्स है, तो इसमें डेरिवेशन है नहीं, पर आपसे डेरिवेशन पूछेंगे तो मैं डेरिवेशन करवा देता हूं। बस हेडिंग लगा के रुक जाओ। सबसे पहले सब हेडिंग लगाइए करंट डेंसिटी। फर्स्ट सब हेडिंग लगाएंगे आप जे से रिप्रेजेंट होता है, वेक्टर लगा लो, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग per unit cross sectional area. It is defined as the current flowing per unit cross sectional area. फॉर्मूला लिखो, J इज इक्वल टू आई बाई ए। तो I को क्या लिख सकते हैं? J इंटू ए। कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर होगा तो डायरेक्शन भी होगा। किसके अलोंग डायरेक्शन लेंगे? करंट के अलोंग। तो हम लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड along the direction of current। करंट तो टेंसर है, उसका वेक्टर वाला काम लेने के लिए हम लोग करंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं। एसआई यूनिट बता दीजिए। ये हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद सब हेडिंग देना, पहले आई और वीडी के बीच में रिलेशन निकालेंगे, फिर आई को जे इंटू ए यूज कर लेंगे। अगला सब हेडिंग है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। सबसे पहले एक फोटो बनाना है, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर बनाएंगे आप। इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया ए,
इसका लेंथ होगा L। और इसके अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाएंगे। सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने टुवर्ड्स राइट लगाई है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ड्रिफ्ट करेंगे इसमें? पीछे की ओर। फर्स्ट लाइन ये होगा कि हमें इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ माननी पड़ेगी। तो फर्स्ट पॉइंट है लेट फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर बी एन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होता था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या हम कह सकते हैं कि दैट इज कितने इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में होंगे? इधर सुनो, लिखना मत, स्टेप्स लॉजिकल हैं, स्टेप्स समझ में आने चाहिए। अब यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? n। हमारे पास कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है? a इंटू एल। तो अगर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स? क्या इसको हम लिखते हैं वॉल्यूम a इंटू एल इंटू यूनिट वॉल्यूम में कितना है? n। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया, क्या हम टोटल नंबर ऑफ चार्ज भी बता देंगे? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है, हमारे पास n इंटू ए इंटू एल इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? NaL इंटू ई। अब ये मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स यहां से ड्रिफ्ट करेंगे कहां की तरफ? पीछे की तरफ। किस स्पीड से ड्रिफ्ट करेंगे? vd स्पीड से। ये L डिस्टेंस क्रॉस करने में उसको टाइम कितना लगेगा? टाउ क्यों लगेगा? डिस्टेंस और स्पीड के टर्म्स में, डिस्टेंस स्पीड पता है तो t का वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे? डिस्टेंस L कवर करना है, किस स्पीड से चल रहा है? vd स्पीड से। टोटल चार्ज क्या आपको पता चल गया है? कितना टाइम में चार्ज ये पास हो जाएगा, क्या ये पता चल गया है? करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ाया था हमने? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे? टोटल चार्ज कितना है? NaL इंटू ई। और टाइम कितना लग रहा है हमें क्रॉस करने में? L बाय vd। ये vd ऊपर आ जाएगा, LL कट जाएगा, क्या मिलेगा हमें? NeA vd। ये फॉर्मूला याद रखना, ये डेरिवेशन है छोटा सा। आया समझ में? अब अगर करंट NeA vd है तो J को हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू ए होता है क्या? तो I की जगह पे हम क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू JI बाई ए ना, मतलब भड़क क्यों रहे हो फिर? I का फॉर्मूला NeA इंटू vd, किससे डिवाइड करना है? क्या हो जाएगा ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। इतना समझ पाए? उतारो।
तो अगर वो बोलेंगे डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, तो ये डेरिवेशन करके आना। हो गया लिख के। पीछे में एक फॉर्मूला लिखा था जिसको मैंने बोला था थोड़ी देर में समझाऊंगा। अब समझो वो फॉर्मूला आता कैसे है। टाउ का फॉर्मूला बना था, हो गया। वो जरा टाउ का फॉर्मूला बताइए तो। m अपॉन क्या क्या था, m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू रो, और रो ही होता है 1/सिग्मा। सिग्मा को हम लिख सकते हैं 1/रो। यहां से इसी को 1/रो को सिग्मा लिखेंगे तो यही फॉर्मूले को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में? ये समझना ये फॉर्मूला आता कैसे है। हमने ये लिया कंडक्टर, थोड़ा सा मैं एज्यूम कर रहा हूं थोड़ा बहुत करंट जानते होंगे अपन 10th वाला। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है हमने, और ये डिस्टेंस अगर L है तो इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिख पाओगे? डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, E इंटू डी। यहां पे D का वैल्यू कितना है, तो क्या हम इसको E इंटू एल लिख सकते हैं। ओम्स लॉ से अगर इसमें से करंट सपोज I फ्लो कर रही है तो I इज इक्वल टू ओम्स लॉ से हम क्या लिखते हैं, V बाई आर। आर का फॉर्मूला बचपन में आपने क्या पढ़ा हुआ है, रो एल बाई ए। वी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, E इंटू एल। तो ये हुआ E इंटू एल, आर की जगह पे रो एल बाय ए। यहां से एल एल कट जाएगा और क्या ये ई ए बाय रो मिल जाएगा। आई का फॉर्मूला अभी अभी आपने क्या लिखा था, एन ई ए वी डी। वीडी का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, क्या ई ई टाउ बाय एम। इसी को किसके बराबर कर देंगे, ई ए बाय रो से। यहां से टाउ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो आपने वहां लिखा था वही आ जाएगा। आया समझ में? तो ये स्टेप साइड में कहीं लिख लो, ये वो फॉर्मूले का डेरिवेशन है।
अच्छा, ये रो को क्या बोलते हैं? और सिग्मा? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस क्या होता है? सिंस आपने बोल ही दिया, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। ठीक है। हम्म। नहीं, वही है ओम्स लॉ। वो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओम्स लॉ का। बड़े लेवल पे हम लोग I इज इक्वल टू वी बाई आर यूज करते करते हैं, और मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में हम लोग E इज इक्वल टू रो इंटू जे यूज करते हैं। आएंगे अभी थोड़ी देर में उस पर। पहले ओम्स लॉ पे तो पहुंचे। ओम्स लॉ के पहले रेजिस्टेंस कवर करना है। इसको डेल्टा वी बना लो, क्योंकि वहां भी हमने डेल्टा वी ही लिखा। तो वो N क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। छोटा वाला, छोटा वाला। बड़ा ही तो कटी जाएगा। वो M किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। सिग्मा क्या होगा? कंडक्टिविटी। तो देखना डेटा क्या दिया, उसके हिसाब से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। लिखो क्वेश्चन। जेई एडवांस का है, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है, ध्यान से करना। लिखो। अ स्टेडी करंट, a steady current flows in a metallic conductor. A steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section. A steady current flows in a metallic conductor of non-uniform cross section. The quantity slash quantities, the quantity slash quantities which remain constant, the quantity slash quantities which remain constant along the length of the conductor, along the length of the conductor. ऑप्शंस दिया है, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है, तो मोर देन वन आंसर हो सकता है। ये क्वेश्चन है बताओ इसमें से क्या क्या कांस्टेंट रहेगा। लगाओ थोड़ा दिमाग। वाह, -2 मिलेगा। ऐसा मुंह पे मारेगा वो लोग -2।
क्या क्या ऑप्शंस हैं? ए और बी, ए और सी, और ए और डी भी कर दे। देखते हैं कितना ऑप्शंस लगेगा करेक्ट तक पहुंचने के पहले, है ना। अभी तक एक करेक्ट नहीं हुआ है। अभी तक आपने ये ऑप्शंस बोले, ए और बी हो सकता है, ए और सी हो सकता है, ए और डी हो सकता है, ए बी सी। ऐसा कुछ भी मत बोलो, मन में आ रहा है वो। दिख रहा है भविष्य में क्या करना है। अब बस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करवा रहे हो मुझसे। लॉजिक वॉजिक है क्या कुछ? नहीं, इसी का तो इंतजार था। सोचो, मैंने कहा मना किया है, मैंने कौन सा दिमाग पकड़ लिया आपका? सोचो, सब रिलेटेड है, सबके बीच में फॉर्मूला दिया है मैंने, लगाओ थोड़ा दिमाग। कैडबरी खिलाऊंगा सही हुआ तो, मैं टाइम भी दे देता हूं। कितना मिनट? 3, 5 मिनट। एग्जाम का भी 3 ही था। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, चलो 4 लो, ना आपकी ना मेरी, 4 मिनट। ए और कुछ? सिर्फ ए? मल्टीपल चॉइस है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मल्टीपल चॉइस ही आंसर होगा, बट द पॉइंट इज एलिमिनेट कैसे करोगे बाकी, अगर एक पे आए हो तो। कैसे? अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो कैसे हो रही है वो भी तो बताना पड़ेगा ना। चैप्टर की स्टार्टिंग में एक बात लिखवाई है मैंने, पन्ना पलटो। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाली करंट के बारे में कुछ लिखवाया है। क्रॉस सेक्शन चेंज होने से करंट चेंज नहीं होगा क्या, ये ऑप्शन लिखवाया है। एक तो उसको यूज करना है आपने। करंट तो होगा ही, ठीक बात है। हाँ, बोला भी है स्टेडी करंट। ए के साथ क्या आएगा? ले लो, अभी 2 मिनट है, सोचो। एसी डीसी? सबको क्यों खिलाएंगे भाई, जिसका करेक्ट होगा उसको खिलाएंगे। इनमें अभी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। एक भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। एक भी नहीं है। एक भी क्या, आंसर तो एक ही होगा। इनमें से ऑप्शन इन सब में करेक्ट वाला कॉमन है। सिर्फ ए आंसर है। क्यों? एक्सप्लेन करूं?
ध्यान से समझना, पाइप का क्रॉस सेक्शन या कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट एग्जिट भी करेगा। इतना बात समझ पाए? ठीक है। J इज इक्वल टू क्या होता है? यहां पे एरिया कम है तो यहां पे J का वैल्यू क्या है? अच्छा ये बताओ, एरिया इधर में कैसा है? ज्यादा है, और यहां पे एरिया कम है। करंट सेम है, एरिया जहां पे ज्यादा होगा वहां पे J कैसा होगा? छोटा, और जहां एरिया छोटा है वहां पे J कैसा होगा? बड़ा। ठीक है। J इज इक्वल टू, अभी अभी आपने क्या फॉर्मूला लिखा? N और E तो वैसे भी सेम होगा। J के प्रोपोर्शनल कौन है? VD। तो J जहां पे छोटा है यहां पे ड्रिफ्ट स्पीड भी कैसी होगी? छोटी। और जहां पे J बड़ा है वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड भी कैसा होगा? बड़ा होगा। I इज इक्वल टू, क्या VD का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं? इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? मटेरियल चूज करते ही ये तीन कांस्टेंट हो गया। अब VD किसके प्रोपोर्शनल है? E के। तो जहां VD छोटा है वहां पे फील्ड कैसी होगी, और जहां पे VD बड़ा है वहां पे? तो अब क्या कांस्टेंट रह गया सिर्फ और सिर्फ? ये फोटो बनाओ, वो लॉजिक लिखो। छापो फटाफट उसको। क्या? तो एक फॉर्मूला हमने J इज इक्वल टू आई बाई ए यूज किया है, एक J इज इक्वल टू एनी VD यूज किया है, और एक ये फॉर्मूला यूज किया। ये तीनों फॉर्मूले लिख लो। हो गया लिख के? J एडवांस 2015 का सवाल लिखो। ये न्यूमेरिकल है, ये कर ही लोगे। What extortion is this? हाई शिकी, अरे क्या लेके घूम रहा हो क्या? ऐसा जेब, क्या वो डोरेमोन हो क्या? ऐसा जेब में से निकाल, क्या मतलब? अमरते क्या चाह रहे हो?
चलो सॉल्व करो। क्रॉस सेक्शन, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टिविटी दिया है, उसमें से 5 एम्पियर का करंट जाता है, उसका क्रॉस सेक्शन का रेडियस दिया है, ड्रिफ्ट स्पीड दिया, आपसे मोबिलिटी पूछा है। मोबिलिटी का मेन फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू वी डी बाय ई। रीअरेंज करो जरा इसको। एक ये फॉर्मूला यूज करना, E इज इक्वल टू, आगे पढ़ाऊंगा मैं, एक ये सब्स्टिट्यूशन करो। जे को और क्या लिख सकते हैं? क्या ये सब कुछ पता है? एरिया का वैल्यू बस पाई आर स्क्वायर यूज कर लेना। सब्स्टिट्यूशन करो, मैं ऑप्शंस लिख देता हूं। ये मिलीमीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करेंगे आप जी। ये यूनिट पे ध्यान देना। हाँ, एरिया को पाई आर स्क्वायर लोगे। करो, ऐसे ही जेई एडवांस करोगे क्या? 1 के नियर अबाउट आ रहा होगा।
नियरेस्ट ऑप्शन 1। कितने लोग टेस्ट देंगे? छोड़ दो फिर मैं क्लास। एक क्वेश्चन छोटा सा लिखो तो। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, छोटा सा है। देर इज अ करेंट, देर इज अ करेंट of 4040 amperes. There is a current of 4040 amperes flowing through a wire, of area 1 millimeter square, flowing through a wire of area 1 millimeter square. If the free electron density is 10 power 29 per meter cube, find drift velocity. Find drift velocity. I is equal to NEAVD यूज करो। एरिया कितना था? 1 मिलीमीटर स्क्वायर। सब कुछ ऐसा यूनिट्स में करना। आया इतना? एक और क्वेश्चन दूं कि जाओगे अब? कौन 3 लोग देंगे?